नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये एक बेलन होता है, बेलनाकार आकार है, इसको इसकी ऊंचाई बोलते हैं। और जो नीचे त्रिज्याकार होता है इसको इसकी रेडियस बोलते हैं, बेलन की रेडियस। तो बेलन का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका मतलब इसके वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h। तो 2 की वैल्यू 2 होगा, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r की वैल्यू कितना दिया हुआ, व्यास दिया है 7, तो इसका मतलब r हो जाएगा 7/2, व्यास का आधा त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई 16। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बच गया 22 × 16। तो आप 16 से गुणा कर दें, 16 दूना के 32, 3 बच गया, 16 दूना 32, 3 35। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर रहा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पर पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते एग्जाम में। जैसे दिया है एक वर्ग के अंतःवृत्त और वाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात। तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ये वर्ग हो गया, इसका अंतःवृत्त मतलब एक हम लोग इसके अंदर वृत्त खींचेंगे, और वाह्य वृत्त का मतलब ये वाह्य वृत्त। तो मान लीजिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होगी और वाह्य वृत्त की त्रिज्या ये होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल और वाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो आपसे पूछा है कि स्मॉल आर मतलब इनके क्षेत्रफल, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और वाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो अगर वर्ग की भुजा की लंबाई a है तो ये जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है ये होती है a/2 होती है। और जो वाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होती है, आप देख रहे हैं कि जो वाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी, अगर ये विकर्ण है तो ये विकर्ण का आधा होता है। तो अगर कोई वर्ग की भुजा की लंबाई ये है तो उसके विकर्ण की लंबाई होती a√2। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगा ये √2/2। तो अंतःवृत्त और वाह्य वृत्त की त्रिज्या का जो रेशियो आएगा a/2 अनुपाते a√2/2। तो 2 से 2 कूटा, एक इसे 1 कटा, तो बच गया 1 और कड़ी में 2। इसका मतलब इनके जो त्रिज्या का अनुपात आ गया वो 1 अनुपाते कड़ी में 2 आ गया। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता पाई स्मॉल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब पाई से पाई कटेगा मतलब इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात होगा। मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 1/2। इसका मतलब किसी वर्ग के अंतःवृत्त और वाह्य वृत्त के जो क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 1/2 आ गया। मतलब अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए वाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुरंत आप आंसर बता देंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस रेशियो से देखकर। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया कि एक शंकु की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई में 4 संबंधित 3 का अनुपात है, तो इसके वक्राकार क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब एक शंकु का जो जैसे ये कोई शंकु होता है, आप देख लीजिए पहले शंकु की आकृति कैसी होती है। ये शंकु होता है और इसको इसका त्रिज्या बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं और इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि एक शंकु की अब त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब अगर त्रिज्या 4 है ऊंचाई 3 है, तो आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी हमारी 5। अगर त्रिज्या को हम लोग रेशियो पूछा है, लास्ट में अनुपात पूछा, तो एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग त्रिज्या को 4 और ऊंचाई को 3 मान सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगा 5। अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/l और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr/l + πr², क्योंकि जो आधार का क्षेत्रफल हो, आधार की त्रिज्या होगी उसकी लंबाई को हम लोग r मान लें, तो πr²। तो अब देखिए पाई से पाई हर जगह कट जाएगा, तो ऊपर बच गया r/l और नीचे बच गया r/l + r², πr²। तो अब देखिए सब वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हम लोग रख दिया जाए। तो r की वैल्यू 4 है
और यल की वैल्यू 5 हो गया। नीचे यहाँ 4 गुणे 5 प्लस आर स्क्वायर, और त्रिज्या कितना है 4 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ऊपर बच गया 20 और नीचे 4 पचे 20 और 16 कितना हो जाएगा 32। तो 4 से कटेगा, 4 पचे 20 और 4 नवा 36। इसका मतलब इसका अनुपात आ गया 5:9। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तो यही सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 4, दिया कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। तो आप जानते हैं किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180/n, और प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोण जो होता है, टोटल बाह्य कोण होता है 360। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना तो n से भाग दे देंगे। अब बोला है कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का डबल है, मतलब ये इसका डबल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि ये इसका डबल है तो बराबर करना है तो इसको डबल करना पड़ेगा। तो n से n कटेगा, 180 दूना 360, तो ये हो जाएगा n-2 बराबर 2 दूना 4। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। इसका मतलब बहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 होगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। दिया है कि ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर BC है। यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण BCD का मान बताइए। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी सर्किल के किसी वृत्त के परिधि पर हों। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया A, B, C और D। तो ये चक्रीय चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज में खास बात होती है कि AD BC के समांतर होता है, मतलब कोई भी दो भुजा आपस में समांतर होंगे। इसका मान दिया है 70 डिग्री। तो आप जानते हैं कि AD और BC समांतर है, तो कोण A प्लस कोण B अंतः कोणों का, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110। अब चक्रीय चतुर्भुज की खास बात होती है, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर ये 110 हो गया तो ये कोण कितना होगा 70 होगा, क्योंकि दोनों का योगफल 180 आना चाहिए। तो जो कोण BCD का मान होगा वो 70 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है। अब देखिए अंतः केंद्र क्या होता है। सबसे पहले तो अंतः केंद्र को समझ ले। जैसे कोई भी त्रिभुज हमारा है ABC, तो अगर इसके कोणों की अर्धक रेखा, कोण A की अर्धक रेखा, कोण B की अर्धक रेखा और कोण C की अर्धक रेखा जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वही किसी भी त्रिभुज का अंतः वृत्त का केंद्र होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों की अर्धक रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी वो त्रिभुज का अंतःवृत्त का केंद्र होगा। तो अब ये दिया हुआ I, अब ये कोण ACB बराबर 50, मतलब ये वाला कोण का मान दिया है 50 और कोण ABC बराबर 60, तो ये कोण का मान दिया है 60। तो कोण B 60 दिया, कोण B 50 दिया है, तो 60 और प्लस 50 ये कितना हो जाएगा 110। तो इसका मतलब कोण A का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। तो अब एक खास बात और होती है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोणों की अर्धक रेखाएं खींची जाए तो ये एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, जैसे B की अर्धक रेखा BI और C की अर्धक रेखा CI, तो कोण BIC का जो मान होता है, ये कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। कोण BIC का मान होगा कोण 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2। ये थ्योरम आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो कोण BIC का मान होगा 90 प्लस A/2, इसका मतलब 90 होगा। और A का मान दिया 70, 70 का आधा करेंगे 35, तो 90 प्लस 35 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125 डिग्री। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थ्योरम आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोणों की अर्धक रेखा खींची जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका मान होगा 90 प्लस और इसके सामने वाले कोण का आधा, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है।
दिया है कि 2 अंकों की कितनी प्राकृतिक संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब देखिए 2 अंकों की संख्या पूछा तो आप जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर कहाँ तक ख़त्म होती है, 99 तक। तो हम लोग करते क्या है, 1 से 99 तक पहले पता कर लेते हैं कि कितनी संख्या है जो 7 से कट रही है, फिर 1 से लेकर 9 तक पता कर लेते हैं और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है जो 7 से कटेंगी। अब 1 से लेकर 99 तक पता करने के लिए कि कितने नंबर 7 से कटेंगे, मतलब ये किसी भी नंबर के लिए आपको क्या करना है कि 99 में 7 से भाग देना है। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 9, 7 चौके 28। तो ये जो भागफल आता है 14, इसका मतलब 1 से 99 तक 14 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से कटेंगे। अब 1 से 9 पता करना है तो 9 में 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब एक नंबर ऐसा होगा जो 7 से कटेगा 1 से 9 तक। तो हमको पता करना 10 से 99, तो 1 से 99 में से 1 से 9 घटा देंगे, मतलब 14 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब 13 नंबर ऐसे होंगे, 2 अंकों की ऐसी 13 संख्या होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीरीज का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी पूछा है कि एक समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का 16वां पद। तो आप जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या होता है, पहला पद मतलब 9, n क्या होता है जो पद पूछ देगा मतलब 16 माइनस 1, और जो d होता है वो सार्व अंतर होता है। डी किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर होता है, चाहे दूसरे में से पहले को घटाइए, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटाइए, चाहे चौथे में से तीसरे को। तो यहाँ पर 2 पदों के बीच का अंतर 3 आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और इस 16 में से 1 गया 15 और 15 तियाँ 45। तो 45 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 54। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 54 होगा। 54 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आज ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तो ज्योमेट्री का आज अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यह त्रिभुज ओ त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है। फिर एक जो है कि त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। अंतः केंद्र अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अंतः केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज की कोणों की अर्धक रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती है वो क्या होता है, अंतः केंद्र। अब दिया कि कोण ओ त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र, कोण ए का मान 30 डिग्री है, तो आपसे पूछा है कोण बी ओ सी। तो देखिए अभी थ्योरम में बताया कोण बी ओ सी का मान होगा 90 प्लस a/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 90, और a का मान 30 दिया है, बाई 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 90 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 105 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 105 डिग्री। इस थ्योरम को आप याद कर लीजिए। जैसे ए वाला कोण पूछता तो 90 प्लस b/2 करते, ए वाला कोण पूछता तो 90 प्लस c/2 करते आप। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रिज्म का है। 3D मेंसुरेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। दिया एक त्रिभुजाकार समलंब त्रिभुज के आधार का परिमाप 15 है। जैसे ये दिया हुआ कोई चीज़, कोई एक प्रिज्म है जिसका आधार त्रिभुजाकार है, इसका परिमाप मतलब इस तीनों भुजाओं का योगफल दिया है 15। उस त्रिभुज के आधार की अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब इसके अंदर एक वृत्त है जिसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r बराबर दिया है 3। यदि प्रिज्म का आयतन 270 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो जो प्रिज्म का आयतन होता है उसका फार्मूला है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब इसका आधार त्रिभुजाकार है तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, और इस त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 दिया है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा बाई यस। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर डेल्टा बाई यस, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा r इंटू यस, और जो यस होता है वो अर्ध परिमाप होता है, मतलब परिमाप का आधा। तो r की वैल्यू 3 होगा और यस की वैल्यू 15/2 होगा। इसका मतलब आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 45/2। आधार का क्षेत्रफल आ गया 45/2। अब क्षेत्रफल आयतन दिया है 270, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
तो 45/2 इंटू एच बराबर हम करेंगे 270। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 से कट जाएगा, देखिए 9 पचे 45 और 9 त्रिके 27 30, 5 छक्का 30, गुणा हो जाएगा एच की वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो ये मेंसुरेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है दोस्तों। ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 10 क्वेश्चन डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला सेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।